नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सिटी क्राइम्स अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। महानगर जहां सुख सुविधाओं के साधन हैं, तो वहीं भाग दौड़ और एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ के कारण भी है। इसी रस्साकशी में इंसान अपने पड़ोसियों से, दोस्तों से, यहाँ तक कि अपने रिश्तेदारों से भी दूर होते दिखाई दे रहा है। और हमारा आज का ये केस भी इसी तरफ एक इशारा है। अरे सोहेला बेटा, जरा आराम से बैठ के खा लो, इतनी क्या जल्दबाजी है? अरे अब्बू, आज वो जन जागरण का एंटी करप्शन मोर्चा है, मुझे 10 बजे पहुंचना है। मेरे ख्याल से तुम्हें अपने को इवेंट वाला काम ज्यादा करना चाहिए। इस सरकार के खिलाफ आंदोलन, मोर्चा, ये सब क्या? नॉट अगेन अब्बू, हमारी बात इस पे हो चुकी है। तो कभी अपने अब्बू की बात मान भी लो ना बेटा। अब्बू आप अपना ख्याल रखिए, मैं चलती हूँ। तुम भी अपना ख्याल रखो। खाला, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ख्याल रखिएगा। संभाल के जाना। क्या है? हिंसा मनुष्य का नैसर्गिक यानी कि नेचुरल गुण नहीं है। हिंसा अक्सर मानसिक कलेश या किसी स्वार्थ के कारण ही की जाती है। और फिर इतनी हिंसा कि किसी की जान ले ले, ये किस्से, कहानी और फिल्मों में जितना सरल दिखाई देता है, व्यवहारिक जीवन में उतना ही दिल दहला देने वाला मंजर है। कुछ ऐसा ही मंजर इंदौर, मध्य प्रदेश में साल 2011 में सामने आया, जहां एक औरत को दिन दहाड़े उसके ही घर के सामने मौत के घाट उतार दिया गया। पिस्तौल से चली गोली जितनी सीधी थी, उतना ही पेचीदा था ये केस। घटना के पीछे उलझी गुत्थियां जब खुली तो फिर खुलती चली गई। आपसी रंजिश, ईर्ष्या और नफरत का जो घिनौना दृश्य सामने आया, उससे सिर्फ इंदौर वासी नहीं बल्कि पूरा देश सख्ते में आ गया। विदेशी कोयला कंपनी का बहिष्कार करो। बहिष्कार करो, बहिष्कार करो। हमारी जमीनें, हमारी जमीनें, हमारी जमीनें। विदेशी कोयला कंपनी का बहिष्कार करो। बहिष्कार करो, बहिष्कार करो। कितना तड़पाते हो तुम मुझे, जानते हो? तुम्हारे बिना मेरा वक्त कैसे गुजरता है। आई लव यू जान। मशहूर आरटीआई एक्टिविस्ट सोहेला मकसूद ने अपनी जंग तेज कर दी है। हम इस वक्त खड़े हैं भंवरकुआं के कोल माइंस के ठीक सामने। मामला है विदेशी कोयला कंपनी किस तरह से अवैध खनन कर रही है, और वहीं दूसरी तरफ सोहेला मकसूद ने अपने सवाल पूछे हैं सरकार से, और सरकार की होश फाख्ता हो चुके हैं। सोहेला, हमारे सूत्रों का ये कहना है कि सरकार के मंत्रियों का आप पे दबाव है, वो चाहते हैं कि आप आरटीआई फाइल ना करें। देखिए, सरकार ये परियोजना लोगों पर जबरदस्ती थोप रही है। हमारा अनुमान है कि इस प्रोजेक्ट से इस इलाके के पर्यावरण को जबरदस्त नुकसान होने जा रहा है। हम ये परियोजना यहाँ नहीं होने देंगे। क्या हम होने देंगे? नहीं होने देंगे। ये जंग तो चलती रहेगी जब तक सरकार नींद से जाग नहीं जाती है। तुम जानते हो उसको? देखिए, सोहेला मकसूद का दावा बिल्कुल बेबुनियाद है और ये एक महज एक पब्लिसिटी स्टंट है। इनको जो करना है करने दीजिए। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम बेटा। सरकार को लगता है कि ये सब पब्लिसिटी स्टंट है। फिर भी सोहेला, तुम्हें संभल के काम करना होगा। तुम्हारा ये आंदोलन कुछ लोगों की आंखों की किरकिरी बनता जा रहा है। कोई नई बात नहीं है अब्बू। याद है ना आपको वो सिकंदरपुर में किसानों के जमीनों का मसला, फिर शंभूगंज में दलितों के जमीनों का कब्जा, फिर ये जंगलों को काट काट कर इंडस्ट्रीज बनाना। अब तो मैं ऊब गई हूँ इनकी धमकियों से। बेटा, फिर भी होशियार रहना काम करते समय। खाला, कहाँ हो आप? यहाँ है खाला। मैंने अपनी बच्ची के लिए गर्मा गर्म बिरयानी बनाई है, जल्दी से हाथ मुंह धो लो और खा लो। जून 2008। बकाया तो खूब चुकाया आज।
उनके साथ समय को तो जैसे पर लग जाते हैं। मन करता है हर पल उनकी बाहों में रहूं। बीबी हो। तमीज नहीं है, नॉक करके नहीं आ सकता था। सॉरी मैडम, मैंने ही भेजा था। वो अकीब आया है इकबाल को लेकर। चलो। क्यों रे इकबाल, पैसे तेरे बाप के हैं जो तू लेके बैठा हुआ है? पूरे इंदौर की खाक छानी है बीबी जी, तब जाके मिला है कमीना। वहीदा बीबी जी, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे तो खाने की भी मोहताजी चल रही है। कहाँ से मैं आपके 30,000 रुपए चुकाऊं? थोड़ा वक्त मुझे दे दीजिए। ये मोटरसाइकिल इसकी है? हाँ। रख ले। अरे बीबी जी, नहीं नहीं, ऐसा मत करो बीबी जी। पैसे चुका और मोटरसाइकिल ले जा। चला मुंह काला कर यहाँ से। अरे नहीं नहीं बीबी जी, एक मौका दे दीजिए, अल्लाह के वास्ते मुझ पे रहम कीजिए प्लीज, मेरी मेहरबानी कीजिए। धक्के मार के निकाल इसको यहाँ से। चल नहीं बीबी जी, नहीं बीबी जी। चल बे। सारा मूड खराब कर दिया। जाके देखो पे स्कूल से आई या नहीं। जी। The number you are trying to call is currently not reachable. कॉफी पियोगे? हेलो, फोन क्यों नहीं उठा रहे? मुझे ये नहीं खाना। क्या नहीं, हेल्दी है बेटा, खाओ। राज्य के कद्दावर नेता श्री भूषण कुमार जी खुद यहाँ पहुंचकर अपने हाथों से इस समारोह को शुरू करेंगे। वहीदा, तुम पेट्रोल पंप गई थी आज? और हम आपको एक और खास जानकारी देना चाहते हैं कि राज्य के कद्दावर नेता श्री भूषण कुमार जी एनजीओ हमारा हमसाया सेंटर के ट्रस्टी भी हैं। सोहेला मकसूद इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर है। कन्या साक्षरता के क्षेत्र में हमारा हमसाया का ये 10वां सेंटर है। थैंक यू। मिठाई पे तो पहला हक सोहेला का है। लो। बहुत ही बढ़िया काम कर रही है सोही। सोही, तो यहाँ थे जनाब, और मुझे कह रहे थे मैं जानता नहीं। क्या हुआ वहीदा? वो गलती से हाथ से छूट गया चम्मच। कोई बात नहीं, रफीक साफ कर देगा। रफीक, आओ भाई, टेबल साफ कर दो। भूषण जी, सुना है आपकी तो आरटीआई फाइल करने वाली सरकार के खिलाफ। हाईकमान बहुत नाराज है, समझाइए अपने दोस्त को। महज पब्लिसिटी स्टंट के लिए सरकार और पार्टी की नींद हराम ना करें, क्योंकि एक बार सरकार जाग गई तो सुहेला जी का जीना दुबार हो जाएगा। बाकी तो आप खुद समझदार हैं। अरे मैडम रुकिए ना, अभी मैडम अंदर मीटिंग चल रही है। मैडम रुकिए थोड़ा, एक मिनट। मैडम रुकिए। अरे वहीदा, आओ आओ। सोहेला, ये कर लो काम तुम। ये आरटीआई वाला मुद्दा जो है ना, इस पे गौर करना। बाकी मैं देख लूंगा। ओके, आई सी यू अराउंड। मैं सोच के बताती हूँ। वैसे मैं पीछे हटने वाली नहीं हूँ। एक्सक्यूज मी। कौन है? तुमने तो मुझे बताया नहीं कि वो मैंने बताया था तुमको, वो एक्टिविस्ट है। रिलैक्स यार। हाथ मत लगा। क्या चल रहा है तुम्हारा और उसका? और तुम तो इसको 2003 से जानते हो ना? किसने कहा तुमसे? मैंने देखा खुद, कल न्यूज में। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं?
तुम्हें फोन करते करते एसएमएस करते करते मेरी उंगलियां थक गई। और तुम? वो एक्चुअली मैं रिबन काट रहे थे, लड्डू खिला रहे थे उसको। कौन है तुम्हारी गर्लफ्रेंड? क्या क्या कहते तुम उसे? सोही 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 है ना? क्या रिश्ता है? तुम्हारी तो एक दीदी है ना, और फिर मैं तुम्हारी रखेल, फिर इससे क्या रिश्ता है? कौन है ये तुम्हारी? तुम खाओगा? मेरा पेशा ऐसा है। क्या पेशा है तुम्हारा? औरतबाजी करना? देखो भूषण, मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना। कम ऑन यार वहीदा, कैसे बच्चों जैसी बातें कर रही हो तुम? मुझ पर विश्वास रखो ना। सुनो, कल की कॉफी बाकी है, आज पूरी कर लेते हैं। नहीं, तुम मुझसे फिर नहीं मिलोगे। तुम्हारी कसम। अब मैं चलती हूँ। लव यू। बस अरे आपने तो अंडा करी ट्राई नहीं किया खाला के हाथ का। लीजिए। वही पिछले 5 सालों में सब कुछ ट्राई कर चुका हूं मैं। अंडा करी, पुलाव, कुरमा, बिरयानी, सब कुछ। एंड आई थिंक शी इज द बेस्ट। ये जो आरटीआई का जो मसला है, आपका क्या मशवरा है इस सिलसिले में? आरटीआई थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, सो मैं तो कहूंगा कि थोड़े दिन रुक जाओ। क्या है कि अभी के गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और मैं भी तो गवर्नमेंट का हिस्सा हूं, तो यू नो मेरे लिए तो सांप छछूंदर वाली सिचुएशन हो जाएगी। तो आप क्या है, सांप या छछूंदर? क्या हुआ वहीदा? कुछ दिनों से देख रहा हूँ बहुत टेंशन में हूँ। एनी प्रॉब्लम? ऐसी तो कोई बात नहीं है। कहाँ हो? ऑफिस में। हेलो। सुनो। चलो चलता हूँ। ठीक है। तो सुनो यार, वो आरटीआई को कुछ करो ना। पार्टी मेरे पीछे पड़ी है, कुछ दिन रुक जाओ ना तुम, नहीं तो कांड हो जाएगा। कांड हो जाएगा ना, तो हो जाने दो। इन दिनों बाद नहीं होगे। जाओ, लेट हो रहा है। बाय। घर जा रहा हूँ ऑफिस से, कल मिलेंगे। राजनेता भूषण कुमार की रंगीन तबीयत 2 औरतों की जिंदगी के साथ खेल रही थी। वहीदा को सोहेला का यूं भूषण से मिलना जच नहीं रहा था। हालांकि सोहेला और भूषण की दोस्ती खासी पुरानी थी, लेकिन नया प्यार पुराने की शक्ल से तो क्या, सोच से भी परहेज करता है। और इन सब के दरमियान एक सामाजिक राजनीतिक मामला भी उबाल खा रहा था। सोहेला भूषण की दोस्त थी, लेकिन जगतपुरी कॉपर माइंस और ऐसे ही कई मामलों में वो सरकार के खिलाफ थी। वो सरकार जिसमें भूषण मंत्री थे। जिंदगी जितनी सरल और नीतिगत हो, उसे चलाना उतना ही आसान होता है। उलझनों से भरी हुई जिंदगी एक टाइम बॉम्ब की तरह फटने के इंतजार में होती है।
अरे कहाँ जा रहे हैं आप? 1 घंटे बाद तुम पूजा में चल रहे हैं ना? पूजा में? अरे नहीं, वो पार्टी ऑफिस में एक अर्जेंट मीटिंग है, फॉरेन डेलीगेट्स आने बोले। फॉरेन डेलीगेट या कोई नई कटलेट? उस सोशल एक्टिविस्ट से तुम्हारा मन भर गया है या कोई नई मिल गई है जिससे रात रात भर तुम फोन पर मैसेज से बातें करते हो? उठा लो, उतावली हो रही है वो। नहीं, कैसी बातें करते हो तुम? हाँ, आ रहा हूं। एक बात सुन लो तुम, मैं किसी भी कीमत पर तुम्हारे और मेरे बीच में किसी को आने नहीं दूंगी, और इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना तुम, समझे? देखिए मिश्रा जी, आरटीआई के कागजात तैयार हो गए हैं। मैं 1-2 लॉयर्स को भी कंसल्ट कर रही हूँ और मंडे तक फाइल रेडी हो जाएगी। फिर वो सरकार जाने और ये फिरंगी कंपनी। सोहेला, क्या हुआ बेटा? अरे ये कांच किसने तोड़ा? ये क्या लिखा है इसमें? जंगल के गीदड़ों को बचाने के चक्कर में शेर के मुंह में हाथ डाल रही हो। अभी भी वक्त है, संभल जाओ। बेटा पुलिस को फोन करना चाहिए। नहीं अबू, कोई जरूरत नहीं है। अरे बेटा इतना धमकी भरा खत लिखा है। नहीं अबू, ये किसी ने पत्थर के साथ ये धमकी भरा खत भेजा है। देखिए पुलिस को इन्फॉर्म किया? नहीं, पुलिस की कोई जरूरत नहीं। मैं भी यही कह रहा हूँ, लेकिन ये मानते नहीं। भूषण जी आप ही समझाइए, मेरी तो एक नहीं सुनती है। वैसे आप यहाँ कैसे? अरे हाँ, वो मैं बताना भूल गया था। हम दिल्ली जा रहे 3 दिन के लिए। वो पर्यावरण और संस्कृति का सालाना कॉन्फ्रेंस है। रूम बुक कर लिया मैंने। रूम? 1 या 2? तुम बताओ। हेलो हेलो, देखो कुछ बोलना नहीं है तो मत बोलो, पर मैं किसी से डरने वाली नहीं हूं। है कौन? पता नहीं कौन है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। भाईजान वो बहन की शादी फिक्स कर रहा हूँ। हफ्ते 10 दिन में पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो परेशानी आ जानी है। एक काम है, पर थोड़ा टेढ़ा है, करेगा? हाँ ठीक है भाईजान, हमने कौन सा सीधे काम किया अभी तक। तो वैसे पैसे तो हाथों हाथ मिल जाएंगे ना? मिलेगा, आया तुरंत लखनऊ से तू। इंदौर में मन भर गया तुम्हारा तो दिल्ली की टिकटें करवा ली। हाँ, कॉन्फ्रेंस है वहां पर। किसे बेवकूफ बना रहे हो? इस फ्लाइट की टिकट पर साफ साफ नाम लिखा हुआ है उसका, सोहिला मकसूद का। उसके साथ जा रहे हो ना तुम? हाँ तो कॉन्फ्रेंस है, काम से जा रहा हूं। वंदना, तुम्हें तो हर बात में शक होने लगा है। शक? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि शक का इलाज मुझे कैसे करना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाईजान। तो तैयार हो? जी भाईजान तैयार हूँ। शाबाश। लेकिन भाईजान ये है कौन जी का हमें काम तमाम करना? हाँ अकरम बात कर रहा हूँ। ये एजाज आया है, पूछ रहा है किसको मारना है। लो बात करो। हटो। क्या हुआ? होगा क्या? मेरे जैसी और कितनी फंसा रखी है तुमने? फंसा रखी?
वैसे क्या बात कर रही हो तुम? एक भी नहीं। अच्छा, और वो सोहेला मकसूद उसी के साथ थे ना कल? देखो वेदा, तुम गलत समझ रही हो। वो बस साथ में काम करती है। एक बार मेरी आंखों में देखकर बोलो, कुछ नहीं है वो तुम्हारी। वेदा, एक समय था कुछ, पर अब नहीं है। एक बात समझ लो, तुम सिर्फ मेरे हो और मैं तुम्हें किसी के साथ बांट नहीं सकती। तुम्हारी बीवी है, बच्चा है, सब बर्दाश्त है मुझको, उसके आगे कोई नहीं। किसका? सोही? वेदा, कमाल करती, उसका क्यों होगा फोन? तुम पे भरोसा नहीं है मुझे। भूषण कुमार नफरत और रंजिश की एक ऐसी आंधी को सींच रहा था जो शायद उसकी जिंदगी को तबाह कर सकती थी। वहीदा का सोहेला के प्रति शक और आक्रोश उसे पागलपन की हद तक ले जा रहा था। अब वो कदम कदम पर सोहेला और भूषण पर नजर रखने लगी थी और वहीं दूसरी तरफ अपने पति की आदतों से वाकिफ भूषण की पत्नी वंदना अपनी बर्दाश्त के हद पर खड़ी थी। भावनाओं के आवेश में इंसान अपना आपा खो बैठता है और अपराध भी इसी मानसिकता में होता है और शायद यही हो रहा था। कहीं किसी ने अपराध की कमान खींच ली थी और क्रोध के तरकश से इंतकाम का एक तीर चल पड़ा था। भैया तेरा दिमाग खराब हो गया? गोली क्यों नहीं चलाई? सामने से निकल गई वो। भाई वो मैं साफ साफ बोल, फट गई तेरी। हाँ भाई, भाई सुल्लू के पट्टे ने गोली नहीं चलाई। अबे उसको छोड़, तू कर। बाइक वो चलाएगा, घोड़ा तू दबा। पर भाई कल हो जाना चाहिए काम, समझा? अरे सोहेला बेटा, जरा आराम से बैठ के खा लो, इतनी क्या जल्दबाजी है? अरे अब्बू, आज वो जन जागरण का एंटी करप्शन मोर्चा है, मुझे 10 बजे पहुंचना है। मेरे ख्याल से तुम्हें अपने को इवेंट वाला काम ज्यादा करना चाहिए। इस सरकार के खिलाफ आंदोलन, मोर्चा, ये सब क्या? नॉट अगेन अब्बू, हमारी बात इस पे हो चुकी है। तो कभी अपने अब्बू की बात मान भी लो ना बेटा। अब्बू आप अपना ख्याल रखिए, मैं चलती हूँ। तुम भी अपना ख्याल रखो। खाला, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या है? अरे सोहेला बेटा सुन ले, तो अपनी फाइल भूल गई है। सोहेला, या अल्लाह, ये तो यहीं खड़ी हुई है। सोहेला बेटा, आपकी ये फाइल। सर ये देखिए, यहाँ पे वार किया गया। मेरी बच्ची, ये क्या हो गया? देखिए अभी बाहर जो घटना हुई है उसी के बारे में पूछताछ करनी है। सबसे पहले किसने देखा था? सोहेला के अब्बू ने पहले देखा। कहीं से कोई धमकी या सुबह से कोई फोन वगैरह आया था? बेचारी घर से नासा करके निकली थी, ये हो गया। हम इस वक्त खड़े हैं मशहूर आरटी एक्टिविस्ट सोहेला मकसूद के घर के ठीक बाहर। आज सोहेला मकसूद की हत्या कर दी गई।
भूषण जी को फोन करके बता दीजिए। हेलो भूषण जी, मंत्री जी अभी पूजा में। अरे मेरी सोहेला को किसी ने मार दिया। मैं इतना कर दूंगा, वो कॉल कर लेंगे आपको। एक गाड़ी खड़ी है सोहेला की। सोहेला सुबह तड़के 9 बजे घर से निकलती है, दफ्तर के लिए इस गाड़ी में बैठती है। ये गाड़ी सोहेला की है। ड्राइविंग सीट पर सोहेला बैठी, गाड़ी की चाबी लगाई और चंद मिनटों में बाइक सवार युवक आते हैं और सोहेला को पॉइंट ब्लैंक रेंज से मारकर फरार हो जाते हैं। सरकार और सरकार के बाहर तमाम लोगों के खिलाफ सोहेला मकसूद ने आरटीआई के तहत कई मैयत पे नहीं जाओगे उसकी? जानी मानी आरटीआई एक्टिविस्ट थी, कई मामलों पर सरकार को घेर रही थी और यह अनुमान लगाना गलत नहीं होगा कि उनके दुश्मन कई थे सरकार में, सरकार से बाहर, और उनमें से ही किसी ने सोहेला की हत्या करवाई हो सकती है। जिसने भी किया है ना, सही किया है। जैसी करनी वैसी भरनी। सुहेला की जिंदगी के इर्द गिर्द नाचता बवंडर आखिरकार उसे ले डूबा। ये कहना मुश्किल था कि मौत किसकी हुई थी। समाज सेविका, आरटीआई एक्टिविस्ट, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की मालकिन सुहेला मकसूद की, या फिर भूषण कुमार की पुरानी दोस्त और माशूका सोही की। फिलहाल पुलिस के लिए केस सुलझाना मुश्किल हो रहा था। लाश थी लेकिन हथियार गायब था। मोटिव कई थे लेकिन किसी का सुराग नहीं था। पुलिस ने शुरू में आसान रास्ता चुना और शुरुआती तहकीकात के आधार पर हत्या से इनकार कर दिया। वैसे तो तहकीकात अब भी चल रही है, पर हमारी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन से ये मसला एक सुसाइड का लग रहा है। पर सर, अब तक आपको हथियार भी नहीं मिला है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि एक सुसाइड है? हमारी जानकारी के मुताबिक सोहेला जी काफी परेशान चल रही थी और उनकी संस्था हमारी हमसाये पर काफी बड़े कर्ज थे। हो सकता है उन्होंने इस वजह से सुसाइड कर लिया हो, और वैसे भी इस केस में अभी कुछ साफ कह पाना थोड़ी जल्दबाजी होगी। थैंक यू। तो ये थे मेरे साथ भंवरकुआ के इंस्पेक्टर राजे, जो सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं। पुलिस की पूरी तहकीकात से इस मामले में जबरदस्त लापरवाही दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि पुलिस किसी दबाव में काम कर रही है और इस पूरे हत्याकांड को, दिन दहाड़े हुई इस हत्या को ठंडे बस्ते में डाल रही है। नामी सोशल एक्टिविस्ट सोहेला मकसूद की मौत को लेकर पुलिस तहकीकात से जन आक्रोश सिर्फ प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में बढ़ रहा था। सोहेला कुछ संवेदनशील मामलों को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार के खिलाफ थी और कुछ लोगों को उसके नजरिए से आपत्ति थी। ऐसे में सोहेला की मौत को महज आत्महत्या करार देना, और वो भी तब जब आत्महत्या की कोई ठोस वजह और हथियार सामने ना हो, ये लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आखिरकार इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया और सीबीआई ने इस मामले की नए सिरे से दोबारा जांच पड़ताल शुरू की। सर सोहेला मकसूद केस की बैलिस्टिक रिपोर्ट। गोली 315 के देसी कट्टे से मारी गई, मतलब हत्या का मोटिव साफ था। जफर, इंदौर पुलिस से सोहेला के कॉल रिकॉर्ड से करवाओ, और जहां ये वारदात हुई, क्या नाम है उस जगह? शाहबाग। वहां के मोबाइल टावर के रिकॉर्ड भी निकलवाओ। जी सर। जफर, सोहेला बहुत ही सोशल और पॉलिटिकल मसलों में इन्वॉल्व थी। इट लुक्स लाइक अ केस ऑफ वेंडेटा। बदले की कार्रवाई में किया गया है। आखिर सोहेला की वजह से किसको बड़ा नुकसान हो रहा था? सर, सोहेला मकसूद के कॉल रिकॉर्ड। सर, इन कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से उस रोज सुबह भूषण कुमार ने फोन किया था सोहेला को। भूषण कुमार? ये तो राज्य के मंत्री है सर। सोहेला और भूषण कुमार की बहुत पुरानी दोस्ती है। सर, सोहेला का जो एनजीओ हमसाया, उसके फाउंडर मेंबर भी हैं। लेकिन ये तो गवर्नमेंट में है। जी सर, और सोहेला ने हाल ही में गवर्नमेंट के खिलाफ आरटीआई फाइल की थी। सर, सोहेला जिस रोज सुबह मोर्चे के लिए जा रही थी, वो भी गवर्नमेंट के खिलाफ ही था। सर, सोहेला के 6 महीने के कॉल रिकॉर्ड्स को देखकर तो ऐसा लगता है कि भूषण कुमार में और सोहेला में दोस्ती नहीं, दोस्ती से कुछ बढ़कर ही चल रहा था। चलो, ये दोस्ती का नकाब उलटते हैं। सर, आइए, बैठिए। निगम जी, सर इनके लिए कुछ चाय कॉफी दे दो। सर बोलिए। नो थैंक्स सर। तो आपका कहना है कि आपके फैमिली रिलेशन से सोहेला मकसूद के साथ? यूं कहिए कि मैं मेंटर था उसका। बहुत ही नेक दिल और जुझारू एक्टिविस्ट थी सोहेला मकसूद। पर वो आपके आपकी सरकार के खिलाफ थी। वो एक अलग मसला है। देखिए, प्रजातंत्र में विचारों की लड़ाई होती है। मतलब लड़ाई थी? आप मेरे मुंह में शब्द डाल रहे हो। मंत्री जी, अच्छा जिस वक्त ये हत्या हुई थी, मतलब जिस दिन ये घटना हुई थी, उस वक्त आप कहाँ थे? उस वक्त मैं कैबिनेट मीटिंग में था। राइट निगम जी? जी कैबिनेट मीटिंग में थे।
फिलहाल तो एक्सक्यूज मी, मुझे एक जरूरी मीटिंग के लिए जाना है सचिवालय में। आपको अगर कोई भी पूछताछ करनी हो तो आप बेझिझक आ सकते हो। निगम जी। जी सर। इनकी चाय कॉफी का बंदोबस्त। जी सर, बोला सर। सर वो इस बार हम नहीं, ये आएगा हमारे ऑफिस में। ये आदमी जरूर कुछ छुपा रहा है, या तो डायरेक्टली इन्वॉल्व है या छुपा हुआ खिलाड़ी है। क्या हुआ, इतने ठंडे क्यों? काम का प्रेशर है। शाम को 6 बजे मीटिंग है। चले जाना, 6 बजने में अभी 6 घंटे बाकी हैं। और अब तुम्हें वहां पे तो नहीं जाना, अपनी सोही के पास? वेदा प्लीज। ओ सॉरी 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 सॉरी, मैंने तुम्हारी दुखती रग पे। अच्छा, कुछ पता चला उसके कातिल का? वैसे जिसने भी मारा उसको, उसकी नफरत मुझसे कहीं ज्यादा रही होगी। लेकिन तुम क्यों मूड खराब करते हो? मैं हूं ना, आओ तुम्हारा मूड ठीक करते हैं। नहीं सर, मंत्री जी मेरी बेटी सोहेला से नफरत कर ही नहीं सकते, और दोनों ने एक साथ मिलकर समाज सेवा का बहुत सारा काम किया है सर। बल्कि हम साया भी मंत्री जी की सरपरस्ती में खुला है। सोहेला उन्हें बहुत मानती थी, बहुत अदब करती थी उनका। सिर्फ अदब या और कुछ? आलम साहब, हमारा काम है शक करना, और मुझे भूषण जी पे कोई शक नहीं है। हाँ, एक बार धमकी भरा पर्चा जरूर कोई फेंक गया था। क्या लिखा था उस पर्चे में? जान से मार देंगे। आरटीआई का मसला था, और किसी नेता का भी फोन आया था लैंडलाइन पर। एक बार मैंने ही सोहेला को दिया था। क्या नाम था नेता का? कोई विक्रांत आनंद थे। तुम्हारे खिलाफ आरटीआई फाइल की थी सोहेला ने। तो चेतावनी दी थी आपने उसको? चेतावनी? कैसी चेतावनी? तुम्हारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को नुकसान पहुंचाया था उसने। बड़े बड़े प्रोजेक्ट ये लोग समाज सेवा के नाम पे रुकवा देते हैं। कितना नुकसान करते हैं समाज का। तो ऐसे लोगों को मर जाना चाहिए, नहीं? मैंने मरवाया उसको? ये आप बोल रहे हैं, मैं नहीं। गौर साहब, आप अपना और मेरा दोनों का कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हैं। चलता हूं मैं। जय हिंद। जफर, ये आदमी तो टिपिकल नेताओं की तरह बातें बनाकर चला गया। हाँ सर। जफर, इस केस में देसी कट्टा यूज हुआ है, हालांकि बरामद नहीं हुआ। इस एरिया में जितने भी लोग अवैध हथियार बेचने या खरीदने का धंधा करते हैं, सबको घेरो। कोई लोकल आदमी ही हथियार लेके आया होगा। जी सर। हैरान परेशान सीबीआई ने इस केस के बारे में कोई भी ठोस जानकारी देने वाले को 10 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा कर दी। इधर जन आक्रोश बढ़ रहा था और उधर सरकार भी आए दिन मीडिया और विधानसभा में सवालों से घिर रही थी कि अचानक इंदौर पुलिस के हाथ वो किलर अकीब है ना, वो एक देसी कट्टा और 4 कारतूस ले गया मेरे से साहब। सर, ये वही आकिब है जो तड़ी पार है। यस, आई नो दैट मैन। पुराना हिस्ट्री शीटर। तू कब मिला उससे? अकीब का फोन आया था मेरे को, बोला एक देसी चाहिए साहब। 25,000 में सौदा तय हुआ था, वो आके ले गया साहब। इसके कॉल रिकॉर्ड से करवाओ। सर। हौसला रखिए। मेरी बच्ची। सर, इस नंबर से शंकरलाल देसी कट्टे वाले को फोन आया था 10 सितंबर 2011 को, हत्या के 6 रोज पहले। सर, ये नंबर किसी राघव बंसल के नाम पर रजिस्टर्ड है। सर, हमने पता किया है, ये नंबर एक फर्जी आइडेंटिटी पर लिया गया है। सर, हमने राघव बंसल के कॉल रिकॉर्ड्स भी निकलवाए हैं। सर, राघव बंसल का फोन 16 सितंबर को बंद हो गया था, जिस दिन सोहेला की हत्या हुई थी। लेकिन सर, राघव बंसल के फोन पर 2 फोन अधिकतर आए थे। सर, ये देखिए, ये जो नीला वाला नंबर है, ये लखनऊ से किसी एजाज शेख का है, और ये जो पीला वाला नंबर है, ये यही इंदौर से किसी अकरम अली का है। एक टीम तैयार करो और उठाओ इन सबको। सर। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा साहब, आप क्या बात कर रहे हो? कौन सा कट्टा, कौन सा किलर? मैंने कुछ नहीं किया, मेरा यकीन करो सर। साहब क्या मार मार के मुझसे झूठ बुलवाएंगे क्या? मैं एक छोटा मोटा मैकेनिक हूँ साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम साहब। आप चाहे जितना मार लो, मेरे मुंह से सच ही निकलेगा साहब। जफर, थोड़ी मार और पड़ेगी ना तो सर समझ जाएगा। मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मेरा यकीन करो। जफर, इसके बारे में उससे बात कर।
वही बताएगा। यस सर। कौन साहब? किसकी बात कर रहे हैं साहब? साहब मुझे फोन आया था, बहन की शादी करनी थी, पैसे चाहिए थे। किसका फोन आया था? अकीब किलर करके अपना नाम बता रहा था और ये अकरम उसी किलर का आदमी है। फिर उन्होंने मेरी एक मैडम से बात करवाई। अरे हाँ भाई, बस आप इतना जान लो, उस औरत को मार के नेक काम करोगे तुम। अरे शरीफ औरतों से धंधा कराती है वो औरत। और तूने उस पर गोली चला दी? नहीं साहब, मैंने गोली नहीं चलाई साहब, वो अकरम ने चलाई थी गोली। मेरी हिम्मत टूट गई थी साहब, मैंने गोली नहीं चलाई साहब। सोहेला को तूने मारा ये तुझे नहीं पता, तुझे मैं मारूंगा ये मुझे भी नहीं पता होगा। मुझे पता है साहब, मैं बताता हूँ। मुझे गोली चलाने के लिए आकिब नहीं बोला था, लेकिन सच में साहब वो औरत कौन थी मुझे नहीं मालूम। कसम से साहब मुझे नहीं पता। आकिब का नंबर दे। सर ये नंबर तो बंद आ रहा है। नंबर तो सही दिया ना? हाँ साहब, मेरा यकीन करो यही नंबर है मेरे पास। जफर, इस केस में 3 लोग सामने आ रहे हैं। अकरम ने गोली मारी थी, एजाज बाइक चला रहा था और आकिब गायब है। तीनों के कॉल रिकॉर्ड निकलवाओ। किसी न किसी से बात जरूर हुई होगी या किसी ने इन्हें कॉल जरूर किया होगा। सर आपका आइडिया काम कर गया। हत्या के रोज यानी 16 सितंबर को सुबह 9 से 11:15 तक शाहबाग मोबाइल टावर के पास इन तीनों के फोन्स मौजूद थे, अकरम, एजाज और आकिब किलर का। सर इन तीनों में लगातार बहुत बातें हो रही थी और सर आकिब का फोन स्विच ऑफ होने से पहले उसके फोन पर आखिरी बार कॉल इस नंबर से आया था। किसका नंबर है ये? सर नंबर किसी जमाल कादिर का है। मैंने मोबाइल कंपनी से पता किया है, ये एसटी रोड पर जो मिर्जा पेट्रोल पंप है उस पर काम करता है। उठाओ इसको। सर मैंने फोन नहीं किया था साहब। तो फिर किसने किया था? वो मेरी मैडम ने मेरे फोन से फोन किया था साहब, मैंने नहीं किया था। कौन है ये लोग? सीबीआई, सोहेला मकसूद हत्याकांड में कुछ पूछताछ करनी है आपसे। कौन सोहेला मकसूद? क्या कह रहे हैं आप लोग? अनजान मत बनी, हम वही कह रहे हैं जो आपने जमाल कादिर के फोन से उन किराए के कातिलों को कहा। झूठ बोल रहा है वो। मैं भला किसी को उसके फोन से फोन क्यों करूंगी? मेरे पास हम जानते हैं आपके पास 2 नंबर और भी, उनकी भी जांच चल। पहले आप चलिए, ले चलो इन्हें। अरे लेकिन मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तलाशी लो पूरे ऑफिस की। अलमारी की चाबियां दीजिए। चलिए। मैं अपने वकील से बात करूंगी, आप मुझे ऐसे लेके नहीं जा सकते। मैडम आप भी जाइए बाहर। चौदह जून 2008। आज न जाने क्यों इतनी जल्दी में थे। एक बार ढंग से गले भी नहीं लगाया। वादा करके गए थे, अगली बार बकाया रहा। बकाया तो खूब चुकाया आज। उनके साथ समय को तो जैसे पर लग जाते हैं, मन करता है उनकी बाहों में 14 सितंबर 2011। मैं पागल हो जाऊंगी, ये औरत मुझे तबाह कर देगी। सोलह सितंबर 2011। मुबारक हो, काम हो गया। फोन आया था उसका। बस वहीदा मिर्जा किसका फोन आया था आपको 16 सितंबर 2011 को? उसी दिन सोहेला की हत्या भी हुई थी। किसका फोन आया था? आप नहीं बताएंगी इसका मतलब यह नहीं है कि हमें पता नहीं चलेगा, थोड़ा वक्त लगेगा। आपके आशिक को तलब करना होगा, उनकी थोड़ी बदनामी भी हो सकती। आपके आशिक ने ही कॉल किया था ना आपको उस दिन? नहीं, उन्होंने नहीं। फिर किसका कॉल था? आपकी एक एक दास्तान की बोलती और खामोश तस्वीरें हमें मिल चुकी हैं। रंग बदलकर डंप की गई मोटरसाइकिल हमने बरामद कर ली। हथियार सप्लाई करने वाले का बयान है हमारे पास और कातिलों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। ठीक है, अब आपके लिए आपकी जबान खोलना ही बेहतर है।
भूषण कुमार से मेरी मुलाकात साल 2008 में हुई थी, एक बिचौलिए नवीन गुप्ता के जरिए। शुरू में मैं महज उनसे कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए मिलती थी, लेकिन बाद में ये मुलाकातें पहले दोस्ती और फिर प्यार में तब्दील हो गई। मुझसे पहले भी भूषण की जिंदगी में कई औरतें थी, सोहेला उनमें से एक थी। मैं नहीं चाहती थी मेरे और भूषण के बीच कोई भी आए, मना किया था, मत मिलो उससे। वो फिर भी मिलते थे। वहीदा जी, आपको कैसे मालूम कि वो लोग मिलते थे? लोग लगा रखे थे मैंने उनके पीछे। सोहेला के घर का नौकर मुझे पल पल की खबर देता था वहां की। एक दो बार फोन पे सुना और अपनी आंखों से भी देखा। जमाल के फोन से आप ही ने कॉल किया था ना, सोहेला को, भूषण कुमार को और फिर आकिब को। ये मौत का सौदा कितने में तय हुआ था? 3 लाख। इस हत्या में आपके साथ और कौन कौन शामिल था? रुखसाना, आकिब और उसके कुछ लोग। मैं भूषण को किसी भी कीमत पे बांट नहीं सकती, नहीं बांट सकती। पर अफसोस, कानून से मिलने वाली सजा को बांटने के लिए वो आपके साथ नहीं होगा। बहुत दौड़ा है तूने, अब तेरे बोलने की बारी है। साहब, रुखसाना मैडम ने ही मेरी मुलाकात करवाई थी वाहिदा बीबी से। साहब, फिर मैं उनके लिए काम करना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने सोहेला मकसूद को मारने का काम सौंपा मुझे, और मैंने अकरम और एजाज को बुला लिया। साहब सर, मैं तो वाहिदा मैडम का साथ निभा रही थी। हाँ भाई, बस इतना जान लो कि उस औरत को मारकर नेक काम ही करोगे तुम। हम भी आपका साथ छूटने नहीं देंगे। किसी से इतना प्यार के प्यार के लिए हत्या कर दी जाए, वो प्यार नहीं हो सकता। सीबीआई स्पेशल कोर्ट में सीबीआई ने एक के बाद एक गवाह पेश किए। प्रोसिक्यूशन ने इस मामले को ईर्ष्या से प्रेरित हत्या का मामला बताया, जिसके तहत वहीदा तौफीक ने किराए के अपराधियों से सोहेला मकसूद की हत्या करवाई। वहीदा और रुखसाना को आजीवन कारावास की सजा और अकरम और आकिब किलर को आजीवन कारावास के अलावा आर्म्स एक्ट के तहत 5 साल की सजा सुनाई गई और एजाज को सरकारी गवाह बनने के एवज में माननीय कोर्ट द्वारा बरी कर दिया गया। प्यार पर अगर ईर्ष्या का पैबंद लग जाए तो प्यार प्यार नहीं जहर हो जाता है, और फिर अपने अपने वैवाहिक बंधनों में बंधे दो लोगों का गुप्त रूप से प्यार करना सामाजिक ही नहीं बल्कि नैतिक मूल्यों का भी उल्लंघन है। और एक महत्वपूर्ण सूचना, 19 मार्च 2018 से आप क्राइम पेट्रोल देखेंगे एक नए समय पर, रात 11:30 बजे। जी हाँ, रात 11:30 बजे देखते रहें क्राइम पेट्रोल। सबक 1 को सीख हम सबको। जय हिंद। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सिटी क्राइम्स अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मुंबई जो 80 और 90 के दशक में अंडरवर्ल्ड का गढ़ माना जाता था, आज बदले वक्त की एक नई तस्वीर गढ़ रहा है। आने वाले वर्षों में मुंबई भारत का वो शहर होगा जहां भारत की पहली बुलेट ट्रेन दौड़ेगी। मुंबई की रफ्तार भारत के बाकी शहरों से हमेशा कई कदम आगे रहती है, लेकिन मुंबई में होने वाले अपराधों ने भी अब वो रफ्तार पकड़ ली। बड़े शहरों के क्राइम रेट डेटाबेस में आज मुंबई का नाम टॉप 3 सिटीज में आता है, और बच्चों के साथ होने वाले अपराधों का आंकड़ा मुंबई की स्थिति को और भी चिंताजनक बना रहा है। कुछ नहीं होगा बेटा, अभी तुझे कुछ नहीं होगा। क्या हो गया आमिर को? बहुत उल्टियां कर रहा था, पता नहीं शायद बाहर का खा लिया। डॉक्टर, आमिर कैसा है? आप घबराइए मत, आपका बेटा अब खतरे से बाहर है। हालांकि उसकी जान भी जा सकती थी, लेकिन हमने उसे बचा लिया। ये एक पुलिस केस है तो मुझे कुछ। डॉक्टर, हम आमिर को घर लेकर जा सकते हैं? आप ले जा सकते हैं, मगर ये शब्द
तुम जाकर आमिर का ध्यान रखो, मैं रिक्शा लेकर आता हूं। क्या सुमित और आमिर ने वाकई जहर खाया था? अगर हाँ, तो 10-12 साल की उम्र के बच्चों ने ऐसा कदम क्यों उठाया? क्या ये नासमझी भरा कोई डरावना खेल था, या उन मासूम जिंदगियों की कोई कड़वी सच्चाई जो जिंदगी को नहीं, मौत को दस्तक देना चाहती थी? आखिर ऐसा क्या हुआ था जो उनके माता पिता को भी भनक नहीं लगी और 2 मासूम जिंदगियां एक ऐसी दहलीज पर आकर खड़ी हो गईं जहां सिर्फ सवाल ही सवाल थे, और ऐसे सवाल जो किसी के भी रोंगटे खड़े करते। क्या कमी रह गई थी हमारे पालन पोषण में जो सुमित ने ऐसे। डॉक्टर साहब, सुमित मेरा बेटा, क्या हुआ उसे? देखिए, सुमित ने जहर खाया था। हमने उसके शरीर से टॉक्सिन्स फ्लश आउट तो कर दिए, लेकिन वो अब भी खतरे में है। हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा, क्योंकि सुमित ने सिर्फ जहर ही नहीं खाया, बल्कि इज अ विक्टिम ऑफ सोडोमी। क्या सोडोमी साहब? सुमित का शारीरिक शोषण हुआ है। किसी ने जबरदस्ती उसके साथ अनैतिक संबंध बनाया है। एक्सक्यूज मी। सर, जो सुमित नाम का बच्चा लाया गया था उसे सेप्सिस है। इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैल चुका है। शायद काफी लंबे समय से उसे असॉल्ट किया जा रहा था। सेक्सुअल असॉल्ट? जी सर। लेकिन आपने तो बताया था कि उसने जहर खाया था। सर, जब उसे लाया गया था उसने जहर भी खाया हुआ था। अब बच्चे की हालत कैसी है? बयान देने की हालत में है? नहीं सर, हमने किसी तरह बच्चे की जान बचा ली। अब कुछ कह नहीं सकते, रिकवर होने में उसे कितना समय लगेगा। क्या आप जानते थे कि सुमित का शारीरिक शोषण किया जा रहा था? नहीं सर, हम तो ये सुन के शौक है। हमारे सुमित के साथ कोई, मतलब आपको कोई अंदाजा नहीं कि कौन हो सकता है जिसने सुमित के साथ ये? नहीं सर। सब मेरी गलती है मैडम। सुमित मुझे अक्सर कहता था कि उसके पेट में दर्द है। होमवर्क खत्म किया, लेकिन मुझे लगता था ये सब पढ़ाई ना करने का बहाना है, और वो कुछ नहीं बता पाया। या कोई और बात है जो तुम छुपा रहे हो? नहीं सर, मैं आपसे कुछ नहीं छिपा रहा, पर सुमित न जाने कब से हमसे ये सब छिपा रहा था। सर, बस इतना कह रहा था कि उसने और आमिर ने जहर खाया था। आमिर? ये आमिर कौन है? जी, हमारे पड़ोस में ही रहता है वो। सुमित और आमिर एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। सुमित को यहाँ लाने से पहले आमिर के अम्मी अब्बू भी आमिर को अस्पताल लेकर जा रहे थे। आमिर को कौन से हॉस्पिटल में लेके गए? मालूम नहीं मैडम। आमिर के माँ बाप का नंबर है आपके पास? जी, उसके अब्बू शकील का नंबर है मेरे पास। दीजिए। 9870। सर, इसकी बीवी से भी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। सर, आमिर के फादर शकील का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। विक्रम, आमिर के घर जाओ और पता करो आमिर की कंडीशन क्या है। जी साहब। आरती, अभी तुम घर जाओ और पीयूष को संभालो। शांति मौसी का फोन आया था, बोल रही थी पीयूष बहुत रो रहा है। आरती, हिम्मत रखो। कैसे हिम्मत रखो? पता नहीं कौन हैवान होगा जिसने इसके साथ। वो जो भी है, सुमित के होश में आते ही उसका नाम पता चल जाएगा। हम छोड़ेंगे नहीं उसे। अभी तुम घर जाओ, पीयूष को तुम्हारी जरूरत है। हाँ बोल विक्रम। सर, आमिर के घर पे ताला लगा हुआ है। इसका मतलब वो लोग भी हॉस्पिटल में ही होंगे। वैसे भी रात बहुत हो चुकी है, सुबह होते ही उनसे बात करेंगे। ठीक है सर। पीछे जाइए, पीछे जाइए, पीछे पीछे पीछे।
विक्रम, देखो ये इतनी डरी हुई क्यों? जी सर। आमिर, मेरा बच्चा कहाँ गया? आमिर, मेरे बच्चे को ला दो, मेरा बच्चा। आमिर, आमिर। हाँ बोलो आरती। मुझे सुमित को लेकर बहुत घबराहट हो रही है। वो आमिर। हाँ आमिर कैसा है? तो ठीक है ना अभी वो? आमिर अब नहीं रहा। हमारा सुमित तो ठीक हो जाएगा ना? उसे तो कुछ नहीं होगा ना? शकील जी, आपका बेटा आमिर अब अगर नहीं रहा, उसकी बॉडी कहाँ है? दफनाया साहब उसको। आपने आमिर को दफना दिया और पुलिस को इन्फॉर्म तक नहीं किया। आपको बता देने से मेरा बेटा जिंदा नहीं हो जाता साहब। वैसे भी आपको यहाँ किसने भेजा? क्यों आया आप लोग यहाँ पर? आमिर की मौत जहर खाने से हुई थी। ये पुलिस केस है। उसने कोई जहर नहीं खाया। उसने बाजार से कुछ उल्टा सीधा खा लिया था। उसकी वजह से उसको उल्टियाँ होने लगी। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि उसके जिस्म में पानी की कमी हो गई थी। वो क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन से अगर आमिर की मौत हुई तो उसके दोस्त सुमित ने अपने माँ बाप से ये क्यों कहा कि सुमित और आमिर ने जहर खा लिया? देखिए साहब, कौन क्या कहता है या कौन क्या नहीं कहता, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, मेरे बेटे आमिर ने जहर नहीं खाया। लेकिन सुमित ने जहर खाया था और उसका शारीरिक शोषण भी हो रहा था, और शायद आमिर के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा था, और आप हमसे सच छुपा रहे हैं। मैं अपने मरे हुए बेटे को लेकर झूठ क्यों बोलूंगा साहब? आमिर को कल हॉस्पिटल लेके गए थे ना, उसका डेथ सर्टिफिकेट दिखाओ। डेथ सर्टिफिकेट नहीं है साहब। उसकी मौत रास्ते में ही हो गई थी। अस्पताल वालों ने तो उसे छुट्टी दे दी थी। लेकिन आमिर को घर लाने के कुछ ही देर बाद उसकी तबीयत फिर से खराब होने लगी साहब। फिर हम उसको दफना है साहब। कहाँ दफन किया आमिर को? और कल कौन सा हॉस्पिटल लेके गए थे? मछली मार्केट के पीछे वाले हॉस्पिटल में लेकर गए थे साहब। और सुबह पास के कब्रिस्तान में दफना दिया उसे। साफ खुदा के लिए उसकी मौत का तमाशा मत बनाइए। मेरे आमिर ने ना तो जहर खाया था, ना उसके साथ कोई जिस्मानी जबरदस्ती हुई थी। खुदा के लिए सब हम लोगों को हमारे हाथ पर छोड़ दिया। सर, मुझे नहीं लगता ये डिहाइड्रेशन आमिर की मौत की असली वजह होगी। ये लोग कुछ छुपा रहे हैं हमसे। रेणुका, सबसे पहले उस कब्रिस्तान से ये कंफर्म करो कि इन्होंने आमिर को वहीं दफनाया है या नहीं। और जो राज आमिर का बाप अपने सीने में दफन किए बैठा है, उसकी सच्चाई का पता उस क्लिनिक से लग जाएगा जहां ये लोग उसे लेके गए थे। एक काम करो, आमिर और सुमित के घर के आसपास पूछताछ करो। मुझे लगता है कि सुमित के साथ साथ आमिर का भी शारीरिक शोषण हुआ है, और ऐसा करने वाला या तो कोई आस पड़ोस का हो सकता है या फिर कोई करीबी। जिस पे भी डाउट आ रहा है उठा लो। सर। ठीक। हाँ विक्रम, क्या हुआ था सुमित की मौत को? सर, वो आमिर की मौत को देखकर घबरा गई। उसे लगा कहीं सुमित भी। सुमित कैसा है? सर, वो अभी बेहोश है। अरे डर मत पीयूष, पापा ठीक कर रहे हैं ना, लाइट आ जाएगी। देखा, मैंने कहा था ना, पापा सब ठीक कर देंगे। पापा सब ठीक कर देंगे बेटा, सब ठीक कर देंगे पापा। छोटे बच्चों में यह विश्वास सहज ही होता है कि अगर उन्हें कोई भी दुख परेशानी होगी तो उनके माता पिता उसे ठीक कर देंगे। लेकिन एक उम्र के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि हमारे बच्चे अक्सर अपनी समस्याएं हमसे शेयर नहीं करते हैं। आंकड़े बताते हैं कि 10 से 15 साल की उम्र के लगभग 60% बच्चे अपनी समस्याएं और अपने सवाल अपने माता पिता से शेयर नहीं करते हैं। और इसका कारण हम पेरेंट्स को समझने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर माता पिता बच्चों की समस्याओं से बेखबर रहें तो परिणाम ऐसे ही सामने आते हैं। लेकिन इस परिणाम को पैदा करने वाला वो शख्स कौन था जो एक लंबे समय से सुमित का शारीरिक शोषण कर रहा था? इस सवाल का जवाब सुमित की खामोशी में कैद था। और यह सवाल भी खड़ा हो रहा था कि क्या सुमित का दोस्त आमिर भी इस तरह के शोषण का शिकार हो रहा था, और क्या उसने वाकई में सुमित के साथ जहर खाया था? इस केस ने पूरे इलाके में सनसनी पैदा कर दी थी, क्योंकि ये केस इतना संवेदनशील था कि पुलिस की एक चूक भी भारी पड़ सकती थी। इसलिए इस तनावपूर्ण स्थिति में पुलिस पूरी एहतियात बरत रही थी,
जिसने इस केस की इन्वेस्टिगेशन को और भी मुश्किल कर दिया था। हाँ रेणुका सर, कब्रिस्तान में पता किया, आज सुबह 6 बजे आमिर को वहां दफनाया गया था। जी हाँ सर, आमिर नाम के बच्चे को यहीं लाया गया था, लेकिन उसे डिहाइड्रेशन नहीं हुआ था, उसने जहर खाया था और हमने उसे बचा लिया था। बचा लिया था? जी हाँ, लेकिन फिर आमिर के फादर उसे यहाँ से ले गए। हमने उन्हें आज बुलाया है यहाँ पर, हमने सोचा जैसे वो यहाँ आएंगे हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। और हम आपके बिना इन्फॉर्म किए यहाँ पहुँच गए। पता है क्यों? क्यों सर? कल जिस बच्चे की जान आपने बचाई उसने कल रात को ही दम तोड़ दिया। क्या? जिस बच्चे ने जहर खाया था उसे आपने हमें बिना इन्फॉर्म किए रिलीज कर दिया। क्यों? सर मत झुकाइए, आमिर ने सिर्फ जहर खाया था, उसे फिजिकली मॉलेज भी किया था। मॉलेज? सर मैंने ऐसा कुछ चेक नहीं किया, मैंने सिर्फ उसकी बॉडी से पॉइजन फ्लश आउट किया था। हम आपकी डिग्री फ्लश आउट कर देते हैं। विक्रम जरा चेक करो कौन सी कॉलेज में पढ़ के ये डॉक्टर बने और ये क्लिनिक चलाने का परमिशन इनको कहाँ से मिला। जी सर। सर मुझे लगता है आमिर के साथ भी सुमित की तरह फिजिकल असॉल्ट हुआ होगा, शायद इसलिए बदनामी के डर से आमिर के पेरेंट्स ने हमें बिना बताए उसे दफना दिया। डर से या किसी और वजह से? आमिर के बाप ने शान पट्टी तो की है, अब आमिर का पोस्टमार्टम करने के लिए हमें बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। मैं सुमित के माँ बाप से बात करता हूँ, तुम आमिर की माँ से बात करो। बाप कुछ बोल नहीं रहा है, हो सकता है माँ ही बोल दे। सर रविंदर जी, जो कुछ भी हुआ उससे तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन आपके बच्चे के गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। आमिर का सच उसकी मौत के साथ दफन हो गया और सुमित इस वक्त बयान देने की हालत में नहीं है। ऐसे में आप लोग जरा दिमाग पे जोर डाल के मुझे बताइए, ऐसा कौन हो सकता है जो लगभग रोज आपके बच्चों के बचपन को तबाह कर रहा था? आप लोग वाकई में नहीं जानते हैं, आप भी आमिर के माँ बाप की तरह सच बताने से डर रहे हैं? हम तो ये सोच सोच के डर रहे हैं कि हमारा बच्चा पहले जैसा कब होगा। हमें लगता था उसका पढ़ाई में दिल नहीं लगता, पर हम पढ़ाई में दिल नहीं लगता मतलब स्कूल जाने से मना करता था? हाँ साहब। और आमिर और सुमित दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं? जी। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई उनके साथ स्कूल में या फिर स्कूल से जुड़ा हुआ कोई शख्स उनके साथ ये सब कर रहा था? हो सकता है सर। हाँ, मुझे एक बार उसके ट्यूशन टीचर का फ़ोन आया था। ट्यूशन टीचर? जी। क्या नाम? जी, उनका नाम जयदेव शास्त्री है। सुमित और आमिर दोनों उन्हीं से ट्यूशन पढ़ते थे। एक दिन उनका फ़ोन आया। सर, हम लोग भी सुमित को समझा समझा कर थक गए, लेकिन वो समझता ही नहीं। रविंद्र जी, ये सिर्फ सुमित की बात नहीं है, उसके दोस्त आमिर का भी यही हाल है। तो आपने आमिर से या उसके माँ बाप से बात की? आमिर के माता पिता से हमारी इतनी बातचीत नहीं थी, और मेरी नौकरी ऐसी है कि 15-15 घंटे मैं बाहर रहता हूँ। साहब, हमारे छोटे बेटे पीयूष को दिमाग की बीमारी है, 24 घंटे उसे देने पड़ते हैं, इसलिए हम सुमित पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे। जब भी मैं उसे पढ़ाई करने के लिए कहती थी, या तो वो घर से बाहर भाग जाता था या कहता था उसके पेट में दर्द है। आरती जी, वो बार बार आपको अपने पेट दर्द के बारे में बताता था, आपको हर बार ये लगा कि वो झूठ बोल रहा है? यही तो भूल हो गई साहब मुझसे। उसके ट्यूशन मास्टर जी का इनको कॉल भी आया था, लेकिन मैंने उसे प्यार से बात करने की बजाय उल्टा उसे डांट दिया। सुमित आमिर के सामने आने से डर रहा था या आमिर से डर रहा था? पता नहीं साहब, क्योंकि हमें तो लगा था दोनों पक्के दोस्त थे, इसीलिए शायद अपना झगड़ा खुद ही सुलझाना चाहते होंगे। सुमित जिस अत्याचार को भोग रहा था उसका सच उसने अपने माता पिता को कभी नहीं बताया, लेकिन क्या आमिर ने मरने से पहले अपने माता पिता को सब कुछ बता दिया था? क्या बात है मैडम, आप लोग फिर से आ गए? देखिए, हम अपना काम कर रहे हैं, आप बीच में दखलंदाजी ना करें, यही बेहतर है। मुझे आपसे बात करनी है। मैडम, बहुत गहरे सदमे में है वो। ये सदमा इन्हें दिया किसने, ये जानने के लिए मुझे इनसे बात करनी है। देखिए, हमें पूरी हमदर्दी है आपसे। अब आमिर तो वापस नहीं आ सकता। क्या आप नहीं चाहते कि आपके बेटे के गुनहगारों को सजा मिले? मैडम, क्यों आप हमारे जख्मों पर नमक छिड़क रही है?
आप लोगों को जो जानना था उन सवालों के मैं जवाब दे चुका हूँ। जो जवाब थे वो सारे झूठे थे शकील जी। मतलब? जिस क्लिनिक में आप आमिर को लेके गए थे वहां के डॉक्टर ने बताया कि उसने जहर खाया था। हमें इसका अंदाजा है कि आपने झूठ क्यों कहा। सुमित के जैसे ही आमिर के साथ भी शारीरिक शोषण हुआ था। ये जग जाहिर ना हो इसलिए आपने बदनामी कर। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हाथ जोड़ता हूँ आपसे, हमारे बेटे का जनाजा उठा मैडम, उसके बाद हमारे माँ बाप पर रहम कीजिए मैडम। देखिए FIR लिखवा दीजिए और आमिर की बॉडी को पोस्टमार्टम भेजने के लिए हमारी मदद कीजिए। क्या कहा आपने? क्या चाहती है आप? आप चाहती है कि मैं अपने दफन किए हुए बेटे को उसकी कब्र से निकालकर उसके जिस्म को चीर फाड़ करने की इजाजत दूं आप लोगों को? मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। मेरे बेटे के जिस्म को हाथ नहीं लगाने दूंगा। सर आमिर की माँ की चुप्पी बताती है शायद आमिर ने मरने से पहले उन्हें सारा सच बताया होगा। शायद उस दरिंदे का नाम भी जिसने ये घिनौनी हरकत उसके साथ की। हो सकता है रेणुका, लेकिन ये केस इतना सेंसिटिव है कि इसमें हम चाहकर भी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब तक सुमित के घर वालों की तरह आमिर के घर वाले हमें सपोर्ट नहीं करते तब तक किसी भी नतीजे पे आना इम्पॉसिबल है। इस केस को किसी नतीजे तक पहुंचाने के लिए पुलिस को भी काफी मशक्कत करनी थी, क्योंकि हर मोड़ पर एक नया सवाल खड़ा होने वाला था। और आखिर क्या वजह थी कि आमिर के पिता लगातार ये कह रहे थे कि आमिर के साथ शारीरिक शोषण नहीं हुआ था? वजह सिर्फ बदनामी का डर ही नहीं, कुछ और भी हो सकती है। आमिर को ट्रीट करने वाले डॉक्टर ने बताया कि आमिर ने जहर खाया था। आमिर नाम के बच्चे को कल यहीं लाया गया था, लेकिन उसे कोई डिहाइड्रेशन नहीं हुआ था, उसने जहर खाया था। आमिर के अब्बू का ये झूठ तो पकड़ा गया। उसने कोई जहर नहीं खाया, उसने बाजार से कुछ उल्टा सीधा खा लिया, उसकी वजह से उसको उल्टियां होने लगी। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि उसके जिस्म में पानी की कमी हो गई थी। लेकिन किसी का एक झूठ उसकी हर बात के झूठ होने का प्रमाण तो नहीं देता। प्रमाण तो इस बात का भी नहीं कि सुमित और आमिर दोनों ने एक साथ जहर खाया था। लेकिन सुमित अपने माँ बाप से झूठ क्यों बोलेगा? और सुमित के माँ बाप हमसे झूठ बोले, ऐसी कोई वजह मुझे नजर नहीं आ रही। सर माना कि दोनों ने एक साथ जहर खाया, तब भी सवाल वही है कि आखिर दोनों ने जहर खाया क्यों? और सवाल यह भी था कि उन्होंने जहर अपनी मर्जी से खाया था या फिर उन्हें जहर खाने के लिए मजबूर किया गया था। जो उनको मजबूर करके लगातार उनका शारीरिक शोषण कर सकता है, अगर वो अपनी पे आए तो उन्हें जहर खाने के लिए भी मजबूर कर सकता है। अगर ऐसा था तो उन्हें मजबूर करने वाला वो वहशी कौन था जो दो मासूमों के शरीर के साथ ही नहीं बल्कि उनके दिमाग के साथ भी खेल रहा था? एक ऐसा घिनौना खेल जिसमें एक जान जिंदगी के लिए लड़ रही थी और दूसरी मौत को गले लगा चुकी थी। सुमित का बचना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है कि जल्द से जल्द आमिर की बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया जाए। लेकिन क्या पुलिस दफनाए जा चुके मृत आमिर का पोस्टमार्टम करवाने में सफल हो पाएगी? आमिर की बॉडी को एक्सह्यूम करने के लिए कोर्ट में अर्जी दायर करवाओ और सुमित और आमिर के स्कूल और ट्यूशन दोनों जगह बात करते हैं, क्योंकि सुमित के पेरेंट्स के मुताबिक सुमित स्कूल और ट्यूशन दोनों जगह जाने से इनकार करता था। सर जी सर, मैंने सुमित की कंप्लेन नहीं की थी, बल्कि अपना कंसर्न शेयर किया था उसके पेरेंट्स से कि उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। सुमित और आमिर दोनों बच्चे आपके पास पिछले 3 महीने से ट्यूशन पढ़ रहे थे। दोनों शुरू से ऐसे थे? सर मुझे लगा कि उन्हें कुछ तो प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने उनके पेरेंट्स को कॉल किया। आपने बताया कि आमिर और सुमित दोनों पढ़ाई में शुरुआत में फोकस थे और बाद में उनके बर्ताव में चेंज आया। ये बदलाव कब आया? 1 मिनट सर। सर मैंने 27 जुलाई को उनके पेरेंट्स को कॉल किया था। उसके 1-2 दिन पहले से ही बच्चों में बदलाव आया था। बोलो रेणुका। सर सुमित और आमिर के क्लासमेट्स और टीचर्स से तो कोई इन्फॉर्मेशन हाथ नहीं लगी, लेकिन प्रिंसिपल ने बताया करीब 3 महीने पहले एक टीचर को रेस्टिकेट किया गया गर्ल स्टूडेंट के मोलेस्टेशन चार्जेस पर, और वो उसी जगह रहता है जहां आमिर और सुमित रहते हैं। नाम क्या है उस टीचर का? अशोक सरले। आइए अशोक जी, बड़ी तारीफें सुन रहे हैं हम आपकी। कैसी तारीफ सर? तारीफें सुन रहे हैं हम आपकी उस स्कूल से जहां से आपको निकाला गया।
अब क्या बोल रहे हैं सर? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 27 जुलाई से 16 अगस्त तक क्या शौक फरमा रहे थे आप इन बच्चों के साथ? साहब ये कौन बच्चे हैं सर, और किस शौक की बात कर रहे हैं आप? कुछ वैसा ही शौक जो आपने अपने स्कूल में मानसी, शिल्पा और सोनम के साथ फरमाने की कोशिश की और जिसके चलते आपको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। हाँ साहब, वो लड़कियों के साथ मैंने लेकिन साहब उसके लिए मुझे सस्पेंड कर दिया था साहब स्कूल से, और 27 जुलाई को तो मैं मुंबई में भी नहीं था साहब। ये लड़कों के साथ मैंने कुछ नहीं किया साहब। अच्छा, लेकिन जयदेव शास्त्री तो कुछ और ही बोल रहा है तेरे बारे में। कौन जयदेव शास्त्री साहब? जिसके पास ये दोनों बच्चे ट्यूशन पढ़ने के लिए जाते थे। जयदेव शास्त्री तेरे घर से ज्यादा दूर नहीं रहता है, याद आया कुछ? हाँ साहब। चल विक्रम, डंडा छोड़, पहन उठा और बयान ले, किसको याद आ गया सब? साहब मैं वो ये कह रहा था कि वो जयदेव शास्त्री कौन है ये याद आ गया। पेन रख दे विक्रम, डंडा ही उठा। नहीं साहब माफ कर दो साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया है साहब। ये लड़कों के साथ मैंने कुछ नहीं किया है साहब। मैं घर जाने दो साहब, टीचर हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा यकीन करो साहब। साहब जाने दो साहब। जाओ, अगर जरूरत पड़ी तो फिर बुलाएंगे। ठीक है साहब, चलो। अरे क्या कर रहे हैं आमिर? मैं भीग जाऊंगी। वही तो जाता हूँ। बदमाश। बदमाश। बहुत बुरा लगता है ना दीदी, जब कोई हमारी जिंदगी से चला जाता है, जिसके बिना हमारी जिंदगी एकदम खाली, एकदम सूनी। मैं अभागन तो अपने बेटे का मन नहीं पढ़ सकी दीदी, लेकिन क्या आपको भी कभी एहसास नहीं हुआ कि आमिर किस तकलीफ से गुजर रहा था? शबनम, और कितनी देर पानी भरोगी? चलो घर के अंदर। आमिर के माता पिता से भी पुलिस को कोई सहयोग नहीं मिल रहा था और सुमित बयान देने की हालत में नहीं था। वहीं सुमित के इलाज का खर्चा उठाना उसके माता पिता के लिए एक कड़ा संघर्ष बन गया था। तभी एक एनजीओ द्वारा एक मुहिम चलाई गई जिसमें इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के द्वारा सुमित के लिए चंदा मांगा जा रहा था और ये केस मीडिया की काफी सुर्खियां बटोर रहा था। देखिए, मुझे पुलिस से कोई शिकायत नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आजकल के माहौल में सिर्फ लड़कियों को नहीं, लड़कों को भी खतरा है। मेरे बच्चे के साथ जो हुआ वो किसी के बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए। अगर आपके बच्चे के बर्ताव में अचानक कोई बदलाव आता है तो आप उसे गंभीरता से लीजिए। आप जानने की कोशिश कीजिए भीतर तक कि उसे हुआ क्या है। आप अपने बच्चों के दोस्त बनिए, इतने अच्छे दोस्त कि वो आपसे कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ छिपाए नहीं। और बच्चों में एक भावना हमेशा बुलंद रहनी चाहिए, पापा सब ठीक कर सकते हैं, मम्मी सब ठीक कर सकते हैं। ये कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, पुलिस को आने में देर लग सकती है। आप अपने फोन में रिकॉर्ड कर लीजिए। हाँ। बेटा देख, डर मत बेटा, जो हुआ है वो सब बता दे। क्या हुआ है तेरे साथ? सर अभी सुमित ने शाहिद का नाम लिया था सर। शाहिद? सर। शाहिद कौन? सर हमें नहीं पता वो किस शाहिद की बात कर रहा था। ये देखिए। सुमित के बयान के आधार पर अब उसके अपराधी शाहिद को ढूंढने के प्रयास किए जा रहे थे और इससे पहले कि पुलिस सुमित के अपराधी शाहिद को आइडेंटिफाई कर पाती, सुमित ने आखिरकार दम तोड़ दिया। ठीक है ना? ठीक, कुछ नहीं हुआ। सुमित
कोर्ट ने हमें एग्जीबिशन की परमिशन दी है। अब हम आमिर के बॉडी का पोस्टमार्टम करवा सकते हैं। अच्छा हुआ हमारे सुमित को शांति मिल गई, दर्द से मुक्ति मिल गई उसे। उसे तो इस दर्द से मुक्ति मिल गई, लेकिन हम इस दर्द से कभी उभर नहीं पाएंगे। सुमित, मेरे मम्मी पापा तुझसे बहुत प्यार करते हैं। आज मैं तेरी कसम खाकर कहता हूं, तेरे गुनहगार को मैं छोड़ूंगा नहीं, तुझे न्याय दिला कर रहूंगा। सुमित, ये ठीक नहीं कर रहे साला आप लोग। मेरे बच्चे की कब्र इस तरह खोद कर आप उसकी मिट्टी खराब कर रहे। रुको। पुलिस को उम्मीद थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से उन्हें कोई लीड मिलेगी, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ क्योंकि बॉडी काफी लंबे समय तक दफन रहने की वजह से डीकंपोज हो चुकी थी। अब पुलिस के पास सिर्फ एक लीड थी, एक नाम था शाहिद। इस शाहिद का ना तो कोई सरनेम था, ना कोई पहचान थी, ना कोई पता था और ना ही कोई चेहरा। ये केस खत्म होता नजर आ रहा था, लेकिन दो मासूमों की तबाह जिंदगी को इंसाफ की दरकार थी। ये इंसाफ बहुत जरूरी था, लेकिन कैसे, ये सवाल अब भी अपने जवाब ढूंढ रहा था। सर, आप कुछ करते क्यों नहीं? अब तो आपको उसका नाम भी पता है, पकड़ते क्यों नहीं उसे? देखिए, हम पूरी शिद्दत से अपना काम कर रहे हैं। शाहिद नाम वाले कई लोगों को हमने गिरफ्तार किया, लेकिन उनमें से किसी का इस घटना में कोई हाथ नहीं है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब आप अपनी कोशिश करो और मैं अपनी करूंगा। मेरे बेटे को मैं न्याय दिला कर रहूंगा। शाहिद कौन था, इसका पता लगा पाना समंदर में सुई ढूंढने जैसा प्रतीत हो रहा था। और अब आमिर की मौसी जारा से यह पता लगाने की कोशिश की जा रही थी कि क्या कोई शाहिद नाम का शख्स आमिर के परिवार से जुड़ा व्यक्ति तो नहीं था। आप अकेले रहते हैं? मेरा मतलब है आपके पति आपके साथ नहीं रहते क्या? कई साल पहले वो दुनिया से रुखसत हो गए। मैंने अकेले अपने बेटे की परवरिश की है। वैसे आपका बेटा है कहाँ? दिखाई नहीं दे रहा। उसके मामा के यहाँ लखनऊ गया है। आपके पूरे परिवार या दूर रिश्ते में कोई ऐसा है जिसका नाम शाहिद हो? हाँ, मेरे मामा के लड़के का नाम शाहिद है, लेकिन वो कई सालों से सऊदी में रहता है। आप शाहिद के बारे में क्यों पूछ रही है? सर, आमिर के परिवार का किसी भी शाहिद नाम के इंसान के साथ कोई लेना देना नहीं है। हाँ, एक शाहिद है, लेकिन वो कई साल से सऊदी में रहता है। मुझे लगा था कि जायरा से कोई लीड मिलेगा, मगर जब... जायरा कौन? सर, आमिर की अम्मी शबाना की बहन। वो विडो है और अपने 19 साल के बेटे मुजाहिद के साथ आमिर के बगल वाली गली में रहती है। क्या नाम बताया? जायरा। नहीं, उसके बेटे का क्या नाम बताया? मुजाहिद। मुजाहिद है? मुजाहिद है? उठ जा। मुजाहिद, तुम ही वो शाहिद हो ना जिसने सुमित और आमिर के साथ वो घिनौना काम किया? मुजाहिद ही शाहिद है। शायद सुमित मुजाहिद कहना चाहता था, लेकिन सुना ही शाहिद दिया होगा। तूने जो कुछ भी किया है खुद से बताएगा या तेरे गले में हाथ डाल के बुलवाएगा? इधर उधर क्या देख रहा है? डॉक्टर से परमिशन लेके तुझे यहाँ पूछताछ के लिए बिठाया, समझा? सर, एक दिन मैं नशा करके घर जा रहा था। जाते वक्त मैंने झाड़ियों के पीछे दोनों को देखा। मजा आया ना आज? हाँ, बहुत मजा आया। फिर ये मेरी रोज की आदत बन गई थी। पहले मैं खुद करता था,
उसके बाद अपने दोस्तों को साथ में लेके जाता था। सर पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या कर रहा हूँ, इसका अंजाम क्या होगा। मुझे अपनी गलती का एहसास तब हुआ जब आमिर और सुमित ने ये कदम उठाया। कहते हैं कि नशा नशा करने वाले को तबाह कर देता है, लेकिन बल्कि दो परिवार तबाह करती है। मुजाहिद ने यह कबूल किया कि वो और उसके दोस्त सुमित और आमिर का शारीरिक शोषण कर रहे थे, लेकिन सुमित और आमिर की मौत वो इस केस का ऐसा सवाल है जो अब भी रहस्य बना हुआ है कि आमिर और सुमित ने जहर क्यों खाया था। अनुमान यही लगाया गया कि शायद वो बच्चे शर्म और डर की वजह से अपने माता पिता को सच नहीं बता पा रहे थे, और शायद इसीलिए 10-12 साल की उम्र में ही उन बच्चों ने आत्महत्या कर ली। अपने बच्चों को प्यार दें, उन्हें वो माहौल दें जिसमें वो हर बात, हर अपनी समस्या आपसे खुलकर शेयर कर सके। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सिटी क्राइम्स। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।